हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइस, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तीसरा क्लास है, जो कि आज फर्स्ट लेसन जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है गाइस, मैं शुरू से आप सभी को बताते आ रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें हम लोग को किस तरह से क्या क्या पढ़ने हैं, और एक एक चीज़ आप सभी को अच्छे से समझा रहे। तो आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपने अगर सिलेबस उठाकर देखा होगा तो सिलेबस में ही सबसे पहले है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, और मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल आप सभी से बात भी किया है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, माने जो सॉफ्टवेयर हमारा है किस तरह से उस मॉडल्स को डेवलप करेंगे। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा सॉफ्टवेयर प्लानिंग, यानी जो हम लोग सॉफ्टवेयर को किस तरह से प्लानिंग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी हम सोच सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग किस तरह से होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस किस तरह से होती हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़नी है, जो आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत में कुछ खास चीज़ें लिखी होती है जो कि नाम से पूछता है, तो आप सभी को नाम जानना ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक बताते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को हमारी जो भी पढ़ाते हैं वो आप सभी को समझ में आता होगा। तो यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पिछला क्लास आपने देखा होगा तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो उद्भव हुआ था, कहाँ से कहाँ तक हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि प्रारंभिक में कैसे किस तरह से कंप्यूटर या फिर जो भी हमारा है किस तरह से लैंग्वेज का यूज किया गया था। दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में कितना विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, डायग्राम देख सकते हैं। तो हमने ये डायग्राम पिछले क्लास में दिखाए भी थे। तो प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से जो हमारे लैंग्वेज हैं डेवलप किए गए। फिर कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन जो है इसके बारे में समझेंगे। डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिज़ाइन के बारे में समझेंगे, और लास्ट हमारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब इसी के बेसिस पे ज़्यादातर वर्क होते हैं। तो ये सारी हम लोग की चीज़ें हैं। आप यदि पाइथन पढ़े होंगे, ठीक है, यदि आप पीएचपी भी पढ़े होंगे, तो देखिए पाइथन या पीएचपी में क्या है कि हम लोग को वहाँ पे प्रोग्राम करके दिखाना पड़ता है, और जो हमने प्रोग्राम को पढ़ा है यहाँ पे लिख कर दिखाना पड़ता है। क्योंकि हम लोग प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या बनाते हैं, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग उसके बारे में लिखते हैं या जानते हैं या समझते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। आपने वहाँ पे पढ़ा ही होगा, हाई लेवल लैंग्वेज होता है पाइथन, हाई लेवल लैंग्वेज होता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जावा भी आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लिखना होता है, वहाँ पे आपको प्रोग्राम करके दिखाना होता है। तो बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत है जिस तरह से हुए हैं वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग था उसके बारे में। तो जो हमारा प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि लो के बाद ही हाई आया था। तो सबसे पहले हम लोग लो लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं, और यह असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, यह मशीन कोड पे आधारित होता था। उस समय गति और मेमोरी की जो क्षमता थी वो बहुत कठिन थी, या कह सकते हैं बहुत ही कम थी। ठीक है, असेंबली भाषाओं को लिखने के लिए मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि हम लोग को मजबूरी में करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ तो ऑप्शन नहीं था जब फर्स्ट लो लैंग्वेज जब विकास हुआ था, क्योंकि वो सबसे पहले वही आया था। तो हम लोग को एहसास होने लगा, ऐसा एहसास होने लगा कि ये जो भी चीज़ें हैं अब इससे ज़्यादा हम लोग को विकास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक हम लोग को रुकना नहीं है। इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद, ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया। यानी जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज था या प्रारंभिक कंप्यूटर जो हमारे थे उसको वहाँ से स्टॉप किया गया, और जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज हुआ कमी को देखते हुए विकास किया गया। ठीक है,
अब हम लोग दूसरा चलते हैं, जो दूसरा है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा बोल सकते हैं इसको, जिसको कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें देखिए क्या है कि जो लो लेवल लैंग्वेज है या जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे थोड़ी सी गति क्या हो गई यहाँ पे, तेज़ हो गई, ठीक है। अब गति तेज़ होने से क्या हो गया कि हमारा जो वर्क है थोड़ा तेज़ी हो जाएगा, ठीक है। अब की जो हमारी प्रगति है, यानी जो हम लोग वर्क वगैरह करते हैं वो भी हमारा क्या हो गया, तेज़ हो गया। अब गाइज हाई लेवल लैंग्वेज जब आया हमारा, तब क्या है कि हमारे बहुत सारे जो भाषाएं हैं वो हमारे यहाँ पे अस्तित्व में आए, या कह सकते हैं विकास में आए। जैसे C++, पास्कल हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, इस टाइप के जितने भी हैं वो सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज में समाहित होने लगे, यानी अस्तित्व में आने लगे। तो गैज हमने लो लैंग्वेज में पढ़ा, लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसमें हमने पढ़ा कि उसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, गति भी कम थी, ठीक है, जिससे वर्क भी कम होता था। लेकिन जैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज आया तो हमारी गति की प्रगति हो गई, और लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उससे हमारा अधिक यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में विकास हुआ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई मेन तो डिफरेंट। और दूसरी एक बात और है कि यहाँ पे जब हाई लेवल लैंग्वेज आया तो हम लोग जो कंपाइलर है उसका यूज करने लगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग C++, पास्कल, पाइथन, जावा, इस टाइप के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सभी हमारे अस्तित्व में आ गए। गाइज हाई लेवल जो लैंग्वेज है हमारा, उसके कुछ फीचर्स हैं जिनको आप लोग को समझने चाहिए, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि जो हमारा जो अभी हमने समझा वही विशेषताएं में लिख सकते हैं। जैसे कि मानव भाषाओं के समान समझने में आसान हुआ, मतलब जो मानव है, जो हम लोग हैं, वो भाषा को, उसकी भाषा को जो समझने में आसान हो गया, प्रोग्राम के अनुकूलन होने लगी और कोड करने में हमको आसान होने लगा, ठीक है। ये ऐसी जितनी भी चीज़ें हम लोग होने लगे, ये सारी चीज़ें हमारे फीचर्स में आ जाएंगे, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग तीन टाइप के ट्रांसलेटर पढ़ते हैं। पहला जो है हमारा इंटरप्रेटेड, कंपाइलर, असेंबली। तो सबसे पहले असेंबली आया था, तो इसकी तो ज़्यादा विकास नहीं हुई थी, इसलिए इसके बारे में नहीं पता उतना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटेड, तो इसका रन किस तरह से हम लोग को यहाँ पे एग्जीक्यूट होता था। सबसे पहले तो हमारा कोड, फिर कोड को हम लोग कंपाइलर करते थे, इसके बाद फिर मशीन कोड में जाता है, इसके बाद फिर हमारा आउटपुट मिलता था, ठीक है। इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि पहले हमारा कोड होता है, इसके बाद फिर हमारा इंटरप्रेटेड होगा, इसके बाद हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि कंपाइलर में कौन कौन से प्रोग्रामिंग आते हैं और इंटरप्रेटेड में कौन कौन से प्रोग्रामिंग आते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे। जो तीसरा हमारा क्या था, कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नियंत्रण प्रवाह आधारित डिजाइन, ठीक है। अब कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन से साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें हमारा जो भी फ्लो होगा वो हमारे क्या होगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज के आने के बाद कंप्यूटर का उपयोग तेज़ी से बढ़ने लगा और प्रोग्राम ज़्यादा जटिल और बड़े होने लगे, ठीक है, जिससे उनका प्रबंध मुश्किल होने लगा। और इसे आसान बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन को तैयार किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी हम लोग किसी भी चीज़ को डेवलप करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि किसी भी चीज़ को यदि हम लोग डेवलप करते हैं, अगर उसी बेस पे यदि आपको डेवलप करना है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सी बात है कि अगर वो कुछ ज़्यादा जटिल हो रहा है तो उसको आसान ही बनाया जाएगा आगे। तो आगे जितने भी हमारे पास डिज़ाइन आते जाएंगे, वो समझेंगे कि उससे ज़्यादा वो विकास हुआ है, जिसमें कि गति भी तेज़ हो सकती है, और वो जो जटिल था वो क्या हो जाएगा, आसान हो सकता है या मुश्किल हो सकता है। जो मुश्किल हो सकता है वो मतलब वो आसान हो सकता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज था, उसके आने से कंप्यूटर का तो जो उपयोग हो तो तेज़ी से होने लगा। यदि किसी का तेज़ी से हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम तो होगी ही, क्योंकि अगर जैसे कि वर्जन क्या होते हैं, अब जैसे समझिए ध्यान से कि वर्जन क्यों बदला जाता है, क्योंकि आगे हम लोग को अपडेट करना होता है। उस तरह के हमारे पास जो सर्वर होते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उसको आसान बनाने के लिए हम लोग को अपडेट करनी पड़ती है। अभी जैसे कि कोई ऐप हो गया, उसमें कोई न्यू फीचर आया तो हम लोग अपडेट करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम लोग किसी पे वर्क करें, किसी ऐप पे वर्क कर रहे हैं, तो उसको अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम लोग को फास्ट काम करना है, टाइम बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, इसलिए, ठीक है। तो हमारा जो कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन है इसीलिए तैयार किया गया, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो प्रोग्राम ज़्यादा जटिल और बड़े होने लगे, जिसके कारण इनके प्रबंध मुश्किल होने लगा। इससे
को आसान बनाने के लिए कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन का इस्तेमाल करने मतलब इसको बनाया गया। अगला है हमारा डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन। अब डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है इसको समझेंगे कि नेटवर्किंग और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं GUI, आपने नाम सुना होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो नेटवर्किंग और GUI यानी नेटवर्किंग और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों जैसी तकनीकियों को विकास के साथ जटिल सॉफ्टवेयर को कंट्रोल फ्लो आधारित डिजाइन से नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। माने जो अभी हमने तीसरा पढ़ा उसमें भी कुछ कमियां होने लगी, ठीक है। तब यहाँ पे जाके हम लोग नई तकनीक जिसको हम लोग डाटा फ्लो डिजाइन को अस्तित्व में लाए। यानी कह सकते हैं जो डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन है इसके लाने का मेन मकसद क्या था कि नेटवर्किंग और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तकनीकियों का विकास के साथ हम लोग को जटिल जो सॉफ्टवेयर थे उनको कंट्रोल फ्लो आधारित से नियंत्रित करना था। और नियंत्रित करने के लिए ये मुश्किल हो गया किससे, कंट्रोल फ्लो आधारित डिजाइन से। इसलिए हम लोग को डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन को डेवलप करना पड़ा। तो आई होप कि यहाँ से समझ गए होंगे। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा डाटा है, डाटा फ्लो डिजाइन जो है, डाटा फ्लो डिजाइन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों से निश्चित जानकारी को एकत्र करने के लिए किया जाता है। जो अभी हमने डाटा फ्लो डिजाइन जो हमने पढ़ा चौथा जो है, तो डाटा फ्लो डिजाइन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस के प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों से निश्चित जानकारी एकत्र करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। कुछ आप अगर इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो 2 वे फ्लो डायग्राम होता है, कि 1 वे डायग्राम होता है, 1 वे डाटा फ्लो डायग्राम होता है। तो आपको बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। पहला तो हमारा कस्टमर हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा कस्टमर केयर हो जहाँ जाएगा, इसके बाद फिर सिस्टम में, इसके बाद हमारा डाटा बेस में जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं 2 वे फ्लो, ठीक है, डाटा। और जो हमारा 1 वे डाटा फ्लो होता है वो हमारा इनपुट फिर सिस्टम फिर आउटपुट देगा, ठीक है। कोई भी हम लोग इनपुट देंगे तो हमारा सिस्टम में जाएगा, फिर हमको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जो 2 वे फ्लो डाटा है उसको हम लोग पहले कस्टमर फिर कस्टमर केयर के पास जाएगा, फिर सिस्टम फिर डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 2 वे फ्लो डायग्राम और 1 वे फ्लो डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हैं जो कि हम लोग किस में पढ़ेंगे, डाटा फ्लो डिजाइन में। तो ये हो गया। अब लास्ट चलते हैं गाइस, डाटा फ्लो डायग्राम का एक ये डायग्राम बनाना होता है जो आप सभी के लिए ये समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये डायग्राम समझना है तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से बनाने हैं। एक यहाँ पे आपका कस्टमर होगा, डाटा फ्लो डायग्राम है, याद रखिएगा ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे कस्टमर है जो क्या करेगा, जो हमारे सेल्स हैं, कस्टमर क्या करेगा, कोई भी, जैसे कि आप एक कस्टमर हैं तो आप जो सेल्स है, सेल्स के पास सबसे पहले जाएगा, क्योंकि वहीं से आपको सामान या कुछ भी चीज़ परचेज करना है या लेना है। तो समझेंगे डाटा फ्लो यानी हमारे जो डाटा है वो सेल्स के पास जाएगा। तो कस्टमर सेल्स के पास जब जाएगा तो वहाँ से अपनी जो डाटा है उसको बोलेगा कि हमें ये चाहिए, ठीक है। तो सेल्समैन जो होगा वो क्या करेगा कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस में जाएगा और प्रोसेस में दो चीज़ें चेक करेगा। पहला कि स्टोर है या नहीं है, ठीक है, स्टोर है या नहीं है। स्टोर है तो यहाँ से लाकर और कस्टमर को दे देगा जो भी डाटा होगा। अगर स्टोर नहीं है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वहाँ पे जाएगा, इसको इन्फॉर्म करेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट को ये ऑर्डर देगा, फिर यहाँ पे बनेगा, इसके बाद फिर यहाँ पे फिर प्रोसेस फिर से उसको चेक करेगा वापस, फिर सेल्समैन के पास आ गया वो प्रोडक्ट, फिर कस्टमर के पास दे देगा। अब समझिएगा ये जो है ये बिल से रिलेटेड है, BOM, ठीक है। यानी यहाँ पे बिल जो होता है इसका बिल अमाउंट बनेगा, तो वो लास्ट में होता है आपका बिल अमाउंट दिखा सकते हैं, V फॉर बिल है। तो ये अमाउंट से रिलेटेड है तो इसको छोड़ देंगे। अभी जो समझने वाली चीज़ है यहाँ पे समझेंगे कि डाटा फ्लो डायग्राम में कोई कस्टमर है जो हमारे डेटा को सेल्स, जो हमारे जो कस्टमर है उसको डेटा चाहिए, ठीक है। तो डेटा चाहिए तो सबसे पहले कि ये इन्फॉर्म करेगा सेल्स को, सेल्समैन कोई होगा उसको इन्फॉर्म करेगा। तो यहाँ से इन्फॉर्म करेगा तो ये जाएगा प्रोसेस में, प्रोसेस में जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे चेक करेगा कि एक तो पहले दूसरा दो ऑप्शन इसके पास कि नया प्रोडक्ट बना सकता है या तो फिर स्टोर हुआ हो उसको आपको दे सकता है। तो सबसे पहले स्टोर में जाएगा, चेक करेगा, है तो रिटर्न करेगा, नहीं है तो यहाँ से आपको चला जाएगा प्रोडक्ट पर।
यहाँ से क्या होगा कि प्रोडक्ट को बनाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाएगा, इसके बाद यहाँ पे भेजेगा। और यदि स्टोर में है, पहले से यदि स्टोर में है तो यहाँ पे देगा प्रोसेस, फिर सेल्स के पास, वो अपने इसके पास पहुँच गया, फिर कस्टमर को दे देगा आसानी से। अगर स्टोर में नहीं है तो यहाँ पे नया उसको बनवाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पे कस्टमर को वापस उसी तरह से भेज दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये अपने मन से भी लिख सकते हैं कि ये क्या क्या हुआ, जो हमने चीज़ें बताई, जो आपने समझी, वो अपने मन से भी लिख सकते हैं डाटा फ्लो डायग्राम में। तो आप लोग डाटा फ्लो डायग्राम समझ गए होंगे। लास्ट जो है हमारा गाइज वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है आपने नाम सुना होगा। इसे प्रोग्रामिंग के संरचित तकनीक जैसे इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिस पे ये निर्धारित होती हैं या फिर इन पे वर्क करती हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशंस, अब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ऐसी इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिन पे ये आधारित होती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे OOD यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के नाम हैं जिन पे ये आधारित होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गए, क्लास हो गए, मैसेज हो गए। आपने ओप्स पढ़ा होगा, PHP में भी पढ़ा होगा और पाइथन में भी पढ़ा होगा। तो ओप्स के ही आधारित पे यहाँ पे जो हमारा OOD है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है इसी पे आधारित है। यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हो गए, क्लास हो गए, मैसेज हो गए, अब्स्ट्रैक्शंस हो गए, इनकैप्सुलेशंस हो गए, इनहेरिटेंस हो गए, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे 7 नाम दिए गए हैं, तो सातों के साथ यहाँ पे क्या हो गए आपके, ये हमारे OOD यानी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में यानी OOD आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में मात्र 4 चीज़ों को आप फिगर में दिखाएंगे। सबसे पहले अब्स्ट्रैक्शंस को दिखाएंगे, इसके बाद फिर आप इनकैप्सुलेशंस को दिखाएंगे, इनहेरिटेंस को दिखाएंगे, फिर लास्ट जो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाएंगे, ठीक है। तो 4 चीज़ें को केवल इसमें इन्वॉल्व करेंगे और जो ऑब्जेक्ट हैं या फिर क्लास हैं उन सभी को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आप सभी लोग जान गए होंगे कि जो हमारा प्रारंभिक कंप्यूटर, जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज, कंट्रोल फ्लो बेस्ड डायग्राम, डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये सभी के बारे में आपने समझ लिए होंगे। इनके किस तरह से फिगर बनेंगे, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं आप सभी को। तो यहाँ से आपकी कन्फ्यूजन सभी दूर हो गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।